दलितों का अपमान इस सरकार में हो रहा है। रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे थे, लेकिन 4 महीने के बाद वो सदन में उनको स्वीकार करना पड़ता है कि मौतें हुई थी। कि जब चुनाव आता है तब आपको कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, आपको एक रहना है। 80-20 की बात की जाती है, कहा जाता है कि आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, तमाम बातें की जाती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आप इस देश के दलित हो। हाथरस में किस तरीके से दलित बिटिया के साथ हुआ कि रात के अंधेरे में जलाया गया और उसके बावजूद वहां पर जाने नहीं दिया गया। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ। मेरे साथ असरार अहमद हैं, पेशे से पत्रकार हैं। सीधे इनसे जानेंगे, बातचीत करेंगे जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ किया गया है हल्द्वानी में। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे साथ भेदभाव हुआ है। मंच भाषण के बाद जो है उसको शुद्धिकरण किया गया। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये कोई नई घटना नहीं है इस देश में। पिछले 70 सालों से इस देश के दलितों और मुसलमानों के साथ यही कुछ होता आ रहा है। आप देखेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके साथ ऐसा किया गया। और करने वाले लोग कौन है पहले वो पहचानिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो भाजपा के लोग जो कहते हैं कि हम दलितों का सम्मान करना चाहते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं तो दलितों का सम्मान कर रहा हूँ, दलित मेरे भाई हैं, मैं उनका पैर धोना चाहता हूँ। वो आपने देखा था कि नाटक की वीडियो किस तरीके से वो पैर धोते हुए वीडियो देश का गोदी मीडिया दिखा रहा था। लेकिन आज वही दलित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाता है, अगर वो वहाँ चले गए उत्तराखंड, तो फिर उनके साथ किस तरीके से किया गया कि जिस मंच से वो भाषण देकर आए वहाँ पर शुद्धिकरण किया गया है। ज़रा आप सोचिए कि वो कितना अपवित्र मान रहे हैं इस देश के दलितों को। एक तरफ सरकार कहती है कि हम दलितों के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ अगर आप ग्राउंड पर जाएंगी तो वो रियलिटी आपके सामने किस तरीके से दलितों का अपमान इस सरकार में हो रहा है। पिछले 12 सालों से जिस तरीके से दलितों के साथ घटनाएं हुई हैं, कहीं उनके ऊपर पेशाब किया गया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके प्रदेश में, और उसके बाद अब ये तो एक बड़े नेता के साथ हुआ है और उन्होंने साफ कह दिया है कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं कभी भी मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी। तो आप सोचिए कि आखिर नरेंद्र मोदी के नए भारत में किस तरीके से दलितों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो सबको देखना चाहिए। जो कुछ भारत की आज़ादी से पहले था आज वैसे ही लगभग दलितों के साथ हो रहा है। सर, जेपी नड्डा तो इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। नहीं, जेपी नड्डा के खारिज कर देने से नहीं हो जाता है ना। इस देश में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जेपी नड्डा नहीं, इससे पहले और भी मंत्री थे जिन्होंने झूठ बोला देश से। आपको याद होगा कि ऑपरेशन जब सिंदूर चल रहा था तब उस वक्त कहा गया था कि हमारे देश के सेना की मौत हुई है, लेकिन सरकार ने झुटलाया था। जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो कहते हैं कि कोई भी हताहत नहीं हुई है, कोई भी घटना नहीं हुई है। लेकिन 4 महीने के बाद संसद में वही मंत्री आकर कहते हैं कितने सारे लोगों की मौत हुई है। तो आप ज़रा सोचिए कि ये सरकार जो है वो जिम्मेदारी लेने के लिए भाग जाती है, जिम्मेदारी तय नहीं करती है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 करोड़ रोजगार की बात हो, अमित शाह ने बाद में आकर कह दिया कि वो जुमला था, वो तो ऐसे ही कहा जा रहा था, 15 लाख यूं ही आ जाएंगे, फिर कहा गया वो जुमला था, चुनाव जीतने का एक स्टंट होता है। रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे थे, लेकिन 4 महीने के बाद वो सदन में उनको स्वीकार करना पड़ता है कि मौतें हुई थी। तो अब वही जेपी नड्डा दोहरा रहे हैं, घटना तो हो गई है। वो खुद कह रहे हैं कि मेरा अपमान किया गया, मैं जहाँ से आया हूँ, जहाँ से भाषण देकर आया, फिर उसका शुद्धिकरण किया गया है। तो अब जेपी नड्डा की बातों पर कैसे भरोसा हो? सर, वहीं दूसरी तरफ आप लगातार देखेंगे, चाहे अखिलेश यादव का घर हो, गौमूत्र गंगा जल छिड़क के शुद्ध किया गया। इसके पहले रामनाथ कोविंद जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर धुला जाता है। चाहे वो स्वयं राष्ट्रपति हों द्रौपदी मुर्मू जी, उनके साथ भी जातिगत भेदभाव होता है। तो क्या ये स्थिति बदलेगी, या फिर दलित कितना भी शीर्ष क्यों ना हो जाए लेकिन उसकी जाति उसका पीछा नहीं छोड़ेगी? बिल्कुल, देखिए कि ये स्थिति कैसे बदलेगी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि दलित मेरे भाई हैं, लेकिन फिर जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है तो राष्ट्रपति को न्योता तक नहीं दिया जाता है। वो किसी मंदिर में जाती हैं तो उनको जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने देखा होगा कि मंदिर का जब उन्होंने दौरा कर दिया तो भाजपा के लोग उसको धुलने के लिए पहुंच गए। यानी कि कह दिया गया कि ये तो अब मंदिर नहीं रह गया है, बल्कि यहाँ अखिलेश यादव आ गए हैं, इसलिए हम इसमें नहीं जा सकते। जब तक इसको हम शुद्धिकरण नहीं करेंगे तब तक इसमें एंट्री नहीं होगी। तो आप ज़रा सोचिए कि उत्तर प्रदेश के एक बड़ा सूबा है, वहाँ के मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश यादव के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो दलितों को समझना होगा कि आखिर आप किसके साथ हो, क्योंकि जो पार्टी ये कहती है कि हम आपके साथ हैं, आपके सम्मान की बात करेंगे, लेकिन उसी पार्टी में लगातार आपका अपमान हो रहा है। जब चुनाव आता है तब आप हिंदू हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तब आप दलित हो जाते हैं, तब आप एससी हो जाते हैं, तब आप एसटी हो जाते हैं, तब आपके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जिस तरीके से वो लोग करना चाहते हैं। क्योंकि ये लोग जो अभी सत्ता में हैं वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का संविधान सुरक्षित रहे।
वो चाहते हैं कि संविधान को ख़त्म करके जो पुरानी इनकी प्रथा है मनुस्मृति की लागू करके दलितों के साथ जो कुछ इन्होंने किया है वही करें, क्योंकि दलितों को सम्मान मिला है वो बाबा साहेब ने दिया है इस देश में संविधान लागू करके। दलितों के साथ जो कुछ होता था आपने देखा होगा पिछले 75 सालों से पहले किस तरीके से उनके साथ अपमान तमाम वो काम किए जाते थे जो नहीं किसी भी समाज में जिसको मंजूर नहीं होगा। लेकिन अब दलितों को समझना होगा कि आखिर आप किस पार्टी के साथ हैं, किसको वोट दे रहे हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है तब आपको कहा जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, आपको एक रहना है। 80-20 की बात की जाती है, कहा जाता है कि आप एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नेक रहेंगे, तमाम बातें की जाती। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि आप इस देश के दलित हो। भाजपा किस तरह का प्रयोग करती है दलितों मुसलमानों के साथ, क्योंकि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जो है एक यादव के साथ जो हुआ, मध्य प्रदेश में चुटिया उखाड़ ली गई, तो ये किस तरह का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये तो उनके करनी और कथनी में कितना फ़र्क है कि कहते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। उत्तर प्रदेश में कथावाचक जब जाते हैं कथा सुनाने तो उनकी चुटिया काट ली जाती है सिर्फ इसलिए कि वो यादव समाज से आते हैं। उनको अपमानित किया जाता है कि सिर्फ इसलिए कि वो यादव समाज से आते हैं, और ये कहा जाता है कि कथा सुनाने का अधिकार तो किसी और को है, तुमने कैसे ले लिया है, तुम कैसे कथावाचक बन गए। तो इनको सिर्फ चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे जैसे ही चुनाव, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली जौहर जो फ्रीडम फाइटर थे, अब वो कह रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर नहीं बल्कि देश के विभाजन के जिम्मेदार थे, जबकि उनकी मौत देश के आज़ाद होने से बहुत पहले हो चुकी है। देश सन 47 में आज़ाद हुआ है लेकिन उनकी मौत 1920 से पहले हो गई, लेकिन वो कह रहे हैं कि विभाजन के जिम्मेदार हैं। तो ज़रा आप सोचिए कि इनको इतिहास की भी जानकारी नहीं है, लेकिन बस कुछ चुनाव का माहौल बनाने के लिए ताकि हिंदू मुस्लिम बना रहे, जो दूसरी जातियां हैं, जो SC ST OBC समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं, वो किसी तरह भाजपा का साथ दें, उनको वोट दें। जैसे चुनाव ख़त्म हो जाता है आपको ये एहसास कराया जाता है, क्योंकि आप कथावाचक अगर हैं तो आप एक ही समाज से आएंगे, एक समुदाय से आएंगे, तभी आप कथावाचक बन सकते हैं। दलितों के साथ जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं आपने देखा, हाथरस में किस तरीके से दलित बिटिया के साथ हुआ कि रात के अंधेरे में जलाया गया और उसके बावजूद वहाँ पर जाने नहीं दिया गया। अभी आप जाएंगे उस परिवार को बंधक बनाकर रखा गया। इतने सारे वहाँ पर CRPF के जवान तैनात किए गए हैं कि वो उनकी जो निजी ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। वो कहीं जा नहीं सकते, वो कहीं आ नहीं सकते, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सारी जानकारी सरकार के पास पहुँच रही है। लेकिन जिन लोगों ने किया था उनके साथ अभी तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो कहते हैं कि अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। तो यमराज वहीं पर मिलते हैं जहाँ पर घटना करने वाले अगर मुसलमान हैं, दलित हैं, SC ST से आते हैं, यादव समाज से आते हैं, तब उनके साथ यमराज भी मिल जाएंगे, उनका घर भी टूट जाएगा, उनके घर बुलडोजर चल जाएगा। लेकिन अगर दूसरे समुदाय से लोग होंगे, दूसरे समाज से, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर यमराज की बात भूल जाते हैं। तो क्या दलितों की स्थिति कभी बदलेगी? क्योंकि लगातार आप सर्वे करेंगे, देखेंगे तो लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है, चाहे NCRB का डाटा उठा के देख लीजिए, चाहे वो दलित महिलाओं के साथ हो, चाहे दलित समाज पूरी कम्युनिटी के साथ हो, उत्पीड़न होता ही रहता है। देखिए, अब सवाल तो ये है कि आखिर स्थिति बदलेगी कैसी। तो स्थिति अगर लोकतांत्रिक आप देश में रह रहे हैं तो आपको अपनी सियासी आवाज़ बनानी होगी। बहुजन समाज पार्टी उनकी थी, लेकिन अब आजकल मायावती वो पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय नहीं है जैसे उनको होना चाहिए था। दूसरी भी पार्टियां आ रही है, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप किसके साथ हैं। जिस पार्टी का आप साथ दे रहे हैं, क्या वो आपका साथ दे रही है नहीं, आपको ये तय करना होगा। आप जिसके लिए नारेबाजी कर रहे हो, क्या वो आपका साथ दे रहा है कि नहीं, यह आपको तय करना होगा। आप जिस पार्टी का झंडा उठाकर दौड़ रहे हो, नारेबाजी लगा रहे हो और नारे उसके जयकारा कर रहे हो, तो आपको ये तय करना होगा कि वो आपका साथ देता है कि नहीं। जब हाथरस में घटना हुई वो लोग आपके साथ खड़े थे कि नहीं, जब उन्नाव में घटना हुई वो लोग आपके साथ खड़े थे कि नहीं, ये आपको पूछना होगा, ये आपको जानना होगा, ये आपको समझना होगा। उसके बाद आपको अपनी राजनीतिक तौर पर अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अपने आप को मजबूत बनाना होगा, फिर आपकी स्थिति भी इस देश में संभलेगी। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि जो भी समाज आगे बढ़ा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को राजनीतिक तौर पर मजबूत किया है। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठते हैं फिर बात उन्हीं की होती है। अगर आपकी संख्या उतनी है तो आपको दिखाना भी होगा कि जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। लेकिन हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो वो आपको लेना होगा। जब आपको मिल जाएगी तो फिर आपको भी मालूम चलेगा कि आपकी हैसियत क्या है। सर, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के थ्रू ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अगर आप किसी भी शीर्ष तक पहुंच जाइए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ना बन जाइए, लेकिन आप हैं तो दलित ही आपको याद दिलाया जाएगा और दलित समाज को मैसेज दिया जा रहा है
कि आपके नेता के साथ इस तरह का कृत्य हो रहा है तो आप तो भूल ही जाइए, राजनीति करना हो या किसी तरह का आप हक नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल, ये दलित समाज को चिंतन करने का समय है, उनको सोचने का समय है कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। उनको ये एहसास कराया जा रहा है कि एक बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, अगर उसके साथ हम ऐसा कर सकते हैं तो जो एक मामूली दलित व्यक्ति है उसके साथ तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अब दलितों को ये समझना होगा कि ये करने वाले लोग कौन हैं। आप अगर जितनी भी घटनाएं उठाकर देखेंगी, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तराखंड हो, हर जगह करने वाले लोग एक ही पार्टी से हैं, वो भारतीय जनता पार्टी। उनका कनेक्शन आरएसएस से है। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का दलित आगे बढ़ सके, वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का दलित पढ़ लिख कर किसी बड़े पोस्ट तक पहुंच सके। इसीलिए अब आपको तय करना होगा कि आप किसके साथ खड़े हैं। अब आपको तय करना होगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, आपको कोई अधिकार ऐसे लाकर नहीं दे देगा। आपको छीनना होगा, आपको लड़ना होगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई मजबूत करनी होगी। सर, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि लंबे समय से भाजपा ने माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी नेतृत्व करती थी दलितों का। अब अखिलेश यादव भी मैदान में है, पीडीए का नारा दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कितना कारगर होगा पीडीए का नारा? दलित पिछड़ों की बात कह रहे हैं, लेकिन क्या दलित मुसलमान वास्तव में उनके साथ होगा? ये वोट में तब्दील होगा कि नहीं? नहीं, देखिए, अगर पीडीए की आप बात कर रही हैं तो पीडीए ने 2024 के चुनाव में दिखा दिया था कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे थे, राहुल गांधी बात कर रहे थे कि इस देश के जो ओबीसी हैं उनको अधिकार दिलाएंगे, दलितों की बात कर रहे थे। फिर जब चुनाव होता है तो वो दिखता भी है कि जहां पर उत्तर प्रदेश में 80 की लोकसभा सीटें हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी जीत कर आती है। जो भाजपा पिछले 10 सालों से, यानी 2 टर्म से वहाँ पर सत्ता में थी, लेकिन उसकी करारी शिकस्त लोकसभा के चुनाव में होती है। तो उन्हीं दलितों ने वोट दिया, मुसलमानों ने वोट दिया, ओबीसी समुदाय के लोगों ने वोट दिया और ये बता दिया भाजपा को कि हम तुम्हारे साथ, और तुम्हारा जो ये वादा है, लुभावना वादा है, अब उसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। तो साफ तौर पर अखिलेश यादव जिस पीडीए समाज की बात कर रहे हैं, उसको जिस तरीके से हर रोज़ अपमानित किया जाता है, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ये बता दिया है कि जिसको अपमानित किया जाएगा हम उसके साथ खड़े हैं। अब वो लगातार ऐसा कर भी रहे हैं, हम देख रहे हैं। अखिलेश यादव अपने आप को तो बचा लें, उन्हें लगातार टोटी चोर जैसे आरोप लगते हैं। नहीं, बिल्कुल, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं बहुत धूर्त लोग हैं। वो आपको एहसास कराएंगे कि आप इस समुदाय से आते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का जो पिछड़ा समाज है वो किसी भी सूरत में राजनीतिक तौर पर वो मजबूत हो सके। वो नहीं चाहते हैं कि इस देश का जो पिछड़ा समाज है वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी सूरत में वो आगे बढ़ सके। इसीलिए सोचिए, आपकी इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनको कहा जा रहा है कि आप टोटी चोर हो, जबकि कहीं भी ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन जो बैठे लोग हैं, जो स्वर्ण समाज के लोग हैं, वो ऐसी तमाम खबरें फैलाते हैं ताकि इनको बदनाम किया जाए। क्या सर पिछड़े और दलित के साथ ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि ये लोग चोर हैं, ये लोग अगर मुसलमान हैं तो आतंकवाद से जोड़ दो, और अगर कोई बहुजन समाज से है या ओबीसी कम्युनिटी से है तो उनके साथ ये जोड़ दो कि ये तो चोर लुटेरे हैं? क्योंकि बीएसपी की जब सरकार थी तो कहा गया कि हाथी पैसा खा गई, क्योंकि मायावती ने जो पार्क बनवाया उसको लेके कहा गया, एक नैरेटिव तैयार किया गया और इसी के तहत करारी हार हुई बसपा की। तो क्या एक नैरेटिव तैयार किया जाता है पीआर के माध्यम से भाजपा के? नहीं, बिल्कुल, भाजपा इस चीज़ में बहुत माहिर है। उसको किस तरीके से पीआर करना है, उसको ये दिखाना है लोगों को कि ये दलित हैं, ये मुसलमान हैं, ये दूसरे समुदाय से आते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर मुसलमान अपने अधिकारों की बात करता है तो उसको आतंकवादी कहा जाता है, किसान अपने अधिकारों की बात करता है उसको खालिस्तानी कहा जाता है, छात्र अपने अधिकारों की बात करता है तो उसको नक्सलवादी कहा जाता है, उसको अर्बन नक्सल बोला जाता है। और अगर इस देश के आदिवासी अपने हक की बात करते हैं तो उनको नक्सली बोला जाता है। दलित अगर बात करते हैं तो उनको न जाने क्या कुछ कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं, इनको हम कैमरे पर नहीं बोल सकते, उनको लगातार अपमानित किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इनका इस्तेमाल करके वोट लेना चाहती है। चुनाव के समय इनको अपने राजनीतिक एजेंडे में फंसाकर चुनाव जीतती है, उसके बाद भूल जाती है। तो आखिरी सवाल है कि सर मुक्ति कैसे मिलेगी? ये चाहे जातिवाद हो, दलित कब तक झेलेगा इस शब्द को, इन चीज़ों को, इन अपमान को? कब तक? 21वीं सदी कहा जा रहा है, विश्व गुरु की तरफ देश बढ़ रहा है, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। चाहे वो राष्ट्रपति बन जाएं, चाहे वो किसी पार्टी का नेतृत्व करें, लेकिन उनके साथ उनकी जाति, क्या भारत में जाति कभी नहीं जाएगी? बिल्कुल, इसके खात्मे के लिए आपको अपना झंडा और अपना डंडा भी मजबूत करना होगा। जब तक आप ये मजबूत नहीं करेंगे तब आप कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए ये देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में अपना डंडा और अपना झंडा जब तक आप मजबूत नहीं करेंगे, आपको हाशिए पर ढकेल दिया जाएगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपको हाशिए से
ऊपर उठना है, आपको तरक्की करनी है, तो आप फिर ये पार्टियों का जो झंडा ढो रहे हैं वो बंद कर दीजिए। एक किसी अपनी पार्टी को पकड़िए, अपने नेता को पकड़िए, उससे सवाल करिए कि अगर वो आपके दरवाजे आता है तो अपने मुद्दे को रखिए कि इस मुद्दे पर हम आपको वोट देंगे, और जब आप जीत कर आएंगे उसके बाद भी आपसे सवाल करेंगे। अगर वो आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वो आपका नेता नहीं है। इसलिए ऐसा नेता बनाइए जो आपकी बात सुने, आपकी बातों को रखे, आपकी बातों को सदन में उठाए। बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो देखिए, पत्रकार हैं असरार अहमद, और इन मुद्दों को लेके लगातार जिस तरह से जो भी देश में चल रहा है उसको लेके मुखरता से अपनी बात रखते हैं। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।